Assalamu alaikum students, I am your tutor Shamoon Bashir and I will teach you ECAT Mathematics of first year students. चैप्टर नंबर 3 के आज के इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम दो अहम बातों को भी सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स में हम माइनर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसका जो को फैक्टर है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज की हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट या 3/3 का डिटर्मिनेंट, और अगर हमारे पास 3/3 से आगे कोई ऑर्डर आता है तो उसका हम डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं A11 A12 A21 A22, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, जो ए का डिटर्मिनेंट है उसको स्टूडेंट्स ए के राउंड जो है वो हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं उसके लिए, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स को भी इस फॉर्म में लिखेंगे A11 A12 और A21 और A22। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। तो 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा A11 इंटू A22। दरमियान में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आएगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे A12 इंटू A21। तो ये तो स्टूडेंट्स था कि 2/2 का डिटर्मिनेंट, 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें कोई एग्जांपल गिवन हो 2 3 1 4, इसका स्टूडेंट्स अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, दरमियान में माइनस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 टाइम्स 4। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइनर, कि किसी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और माइनर है क्या। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे माइनर ऑफ AIJ, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका कोई भी एलिमेंट है उसका अगर हमने माइनर फाइंड आउट करना है तो वो स्टूडेंट्स माइनर क्या है और हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हम लेते हैं 3/3 का स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स लेते हैं। A इज इक्वल्स टू AIJ वेयर इट्स ऑर्डर इज 3/3। तो मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो माइनर होंगे हर एक एलिमेंट का डिफरेंट माइनर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम माइनर को डिफाइन करें किसी भी एलिमेंट के, माइनर ऑफ AIJ is basically determinant of elements after deleting ith row and jth कॉलम। तो स्टूडेंट्स इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कोई एलिमेंट है उसका अगर हमने माइनर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एलिमेंट है A22,
इसका हम माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर एक डिटर्मिनेंट होगा और उस डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, उस डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो 2 है, पहला 2 जो है वो यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो के नंबर को, और जो सेकंड नंबर है ये कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम स्टूडेंट्स इस जगह पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्टूडेंट्स डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो A22 है वो उसका माइनर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्टूडेंट्स डिलीट करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे A11, A13, A31 और A33। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो हम प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू A33, दरमियान में माइनस आएगा, और फिर हम सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे A13 इंटू A31। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 4 5 9 6 2 3 0 और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमें किसी एलिमेंट का, इस मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का अगर हमने माइनर कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 है, अगर हमें 2 का माइनर कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 का माइनर आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 किस रो में और 2 किस कॉलम में है। जिस रो और जिस कॉलम में 2 होगा उन एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम डिलीट करेंगे और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 का माइनर है, माइनर ऑफ 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 2 स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, इनको हम डिलीट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे 1 4, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आएंगे 3 और 0। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 4 12 इज इक्वस टू माइनस 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 है, 2 का माइनर हमारे पास क्या आ गया है, वो माइनस 12 आ गया है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स MCQs में हमारे पास जो 9 के 9 एलिमेंट है उनमें से किसी का भी माइनर पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि जिस नंबर का भी हमने माइनर कैलकुलेट करना है, उस नंबर जिस जगह पे जिस पोजीशन पे मौजूद है वहाँ हम रो और कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट करके बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे उनको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और फिर फर्दर हम उसको सॉल्व करेंगे। ये तो था स्टूडेंट्स माइनर। और स्टूडेंट्स माइनर को एक और सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर को हम MIJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स हमारे पास है M31, तो M31 का मतलब है कि 31 पोजीशन पे मौजूद जो एलिमेंट है हमने उसका माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर के बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और चीज़, डिटर्मिनेंट को 3/3 के डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने से पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर्स कि हमारे पास स्टूडेंट्स अगर जो कोफैक्टर्स हैं किसी भी एलिमेंट का, कोफैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जो माइनर था, माइनर के लिए स्टूडेंट्स हमने जो यूज़ किया है वो स्मॉल लेटर यूज़ किया है। कोफैक्टर के लिए स्टूडेंट्स चूँकि माइनर से ये थोड़े डिफरेंट है तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, AIJ। तो किसी भी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनका जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर किस तरह से स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर का अगर हम फार्मूला देखें तो कोफैक्टर का फार्मूला हमारे पास है -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूले में -1 है और इसकी पावर में हम I प्लस J लिखेंगे। I प्लस J क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जिस एलिमेंट का भी हम माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा स्टूडेंट्स उन पोजीशंस पे जो नंबर्स होंगे उनको हम
आपस में ऐड करेंगे और साथ इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा माइनर ऑफ आई जे। तो स्टूडेंट्स माइनर हम ऑलरेडी जानते हैं कि माइनर जो है वो डिटर्मिनेंट है। कौन सा डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स? वो डिटर्मिनेंट है जिस भी एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड आउट करना है तो हम उस रो और कॉलम को एलिमिनेट करके बाकी जो एलिमेंट्स आते हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम इसको जनरल फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो माइनर है, माइनर किसी भी एलिमेंट का बेसिकली उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा माइनस एम आई जे, या स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा पॉजिटिव एम आई जे। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो i और j का सम है, इफ i प्लस j इज इक्वल टू ऑड, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉजिटिव कब होगा? इफ i प्लस j इज इवन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमने जो जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखी है, हम किसी भी अगर एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने के बाद अगर हम उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स जब हमने डिटर्मिनेंट 3/3 का फाइंड आउट किया था तो उसमें स्टूडेंट्स हमने कुछ साइंस फॉलो किए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये साइन बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कोफैक्टर से ही आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हम किसी भी एलिमेंट का फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर हम किसी भी एलिमेंट का फॉर एग्जांपल हम A23 एलिमेंट जो है इसका अगर हम कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा A23। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला में हमारे पास है -1 रेज टू द पावर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नंबर्स होंगे उनको हम पावर में लिखेंगे 2 + 3, और 2 + 3 लिखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आएगा, और डिटर्मिनेंट में अब कौन से एलिमेंट्स आएंगे? चूँकि यहाँ पे जो चीज़ है वो माइनर है, तो किसी एलिमेंट का माइनर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको एलिमिनेट करके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। A23 को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम बनता है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इन दोनों को अगर हम डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं A11 A12, और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे A31 और A32। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम इस पावर को सॉल्व करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा -1 रेज टू द पावर 5, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा A11 A32 माइनस A12 A31, और इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो -1 रेज टू द पावर 5, चूँकि यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा, विच कैन बी रिटन एज -A11 A32 माइनस A12 A31। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर ऑड नंबर आया, अगर हमारे पास i और j का सम अगर ऑड होगा तो फिर हमारे माइनर जो है उसके साथ माइनस का साइन आएगा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास i और j का सम इवन होगा तो हमारे पास जो i प्लस j है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास m के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन आएगा। चूँकि स्टूडेंट्स इवन पावर होने से हमारे पास जो माइनस का साइन है वो एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम 1 + 1 का अगर हम A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 + 1 का जो सम है वो 2 आता है, और अगर हम -1 रेज टू द पावर 2 देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास +1 आता है। इसी तरह सेकंड नंबर में अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं 1 + 2 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आता है, और अगर -1 की पावर 3 देखें तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स -1 बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 1 + 3 4 बनेगा, -1 की पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू +1। तो अब स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि बेसिकली जो साइंस है प्लस माइनस वो कहाँ से
स्टूडेंट्स किस वजह से आते हैं, वो कोफैक्टर की वजह से आते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 3/3 का मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स माइनर और कोफैक्टर की डिस्कशन के बाद अब हम देखते हैं कि हम 3/3 मैट्रिक्स जो है, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो उसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसका क्या फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर 3×3, तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। और स्टूडेंट्स उसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल फॉर्म में स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास या इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये चॉइस है कि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है उस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, अगर हम उसको रो 1 से देखें, रो 1 से उसको सॉल्व करें तो एक हम इसको जनरल फार्मूला की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा A11 प्लस A12 प्लस A13 और साथ में A13। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है, तो A11 जो है फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल A11 जो है वो उसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत आसान हो गया। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन पोजीशंस को देखें तो पोजीशंस हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो फर्स्ट हमने जो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे हैं नंबर्स, ये हमारे पास उस पोजीशन पर मौजूद नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कैपिटल में हमने लिखे हैं वो उन नंबर्स के कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो स्टार्ट पे हमने देखा था कि हम जो साइन फॉलो करते हैं प्लस माइनस प्लस फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमने दोनों हर जगह पे प्लस का साइन लगाया है। तो इसको हम जो है वो देखते हैं कि किस जगह पे हमारे पास प्लस का साइन आएगा और किस जगह पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा। उसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा A11। और स्टूडेंट्स अगर कैपिटल A11 की बात करें तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारे पास बनेगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास एक इस माइनर आएगा, माइनर ऑफ m, और उसको हम M11 से रिप्रेजेंट करते हैं। A11 का जो हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला बना -1 की पावर 1 + 1 और साथ में माइनर आएगा M11। और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास A12 नंबर आएगा और A12 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास A12 का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 और साथ में हमारे पास M12 आएगा प्लस A13 नेक्स्ट एलिमेंट और A13 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 और साथ में M13। अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा A11 -1 रेज़ टू द पावर 2 और साथ में M11 प्लस A12 -1 की पावर 3 और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास M12 प्लस A13 और -1 की पावर 4 M13। अब स्टूडेंट्स अगर हम -1 की पावर 2 की बात करें तो ये हमारे पास +1 आएगा। +1 आने पे इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं A11 × M11
और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें -1 रेज़ टू द पावर 3 -1 का जो क्यूब है वो हमारे पास -1 आएगा, तो यहाँ पे मौजूद जो साइन है ये हमारे पास माइनस बनेगा, तो ये हमारे पास आएगा -a12 m12। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो -1 रेज़ टू द पावर 4 है तो ये हमारे पास +1 आएगा, तो ये फाइनल जो है ये बनेगा +a13 m13। तो अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम जो साइन फॉलो करते हैं फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस फॉलो करते हैं, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो पॉजिटिव है, फिर हमारे पास माइनस का साइन है और फिर ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास फार्मूला बना किसी भी 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी 3/3 का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं और उसको इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स रूटीन की जो क्लासेस थी उसमें तो हमने ये मेथड पढ़ा कि हम 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और मेथड जो है वो देखेंगे और उस मेथड के थ्रू भी हम देखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट मेथड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड हमारा जो है वो अनदर मेथड, तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड हमारे पास है इस मेथड को बेसिकली इसका जो नाम है इसका नाम है सरूज मेथड। सरूज मेथड। अब ये मेथड क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इसी तरह से स्टूडेंट्स a3 b3 और c3 हैं। अगर ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो स्टूडेंट्स हम इसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे a1 b1 c1 और उसके बाद दोबारा से स्टूडेंट्स हम a1 और b1 से स्टार्ट करेंगे, a1 और b1। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम c1 को नहीं लिखेंगे, तो पहले 3 एलिमेंट्स को इसी तरह हम तरतीब से लिखेंगे। तरतीब से लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम फिर से पहले 2 नंबर्स को तरतीब के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सेकंड रो पे जाएंगे और सेकंड रो के एलिमेंट्स को भी हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, a2 b2 c2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फिर उन्हीं एलिमेंट्स को पहले 2 एलिमेंट्स को लिखेंगे a2 और b2। फिर हम थर्ड स्टूडेंट्स रो पे जाएंगे और थर्ड रो के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे a3 b3 c3 और इसी तरह से अगले 2 एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट है वही हम स्टार्ट के पहले 2 एलिमेंट्स लिखेंगे a3 और b3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस पोजीशन को लिखेंगे, इस तरह से एलिमेंट्स को लिखेंगे और इस तरह से एलिमेंट्स को लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम इनको स्टूडेंट्स किस तरह से अब इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि यहाँ से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, इस पोजीशन से जो a1 पोजीशन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह हम एरो लगाएंगे और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट है नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है b1, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फिर से एरो लगाएंगे यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ से यहाँ एरो लगाएंगे और इस एलिमेंट से, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से एरोज़ लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन एरोज़ को लगाने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम नीचे वाले एलिमेंट को अगर हम देखें, पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया था एरो लगाना, अब हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो एरोज़ हैं वो हम कुछ इस तरह से लगाएंगे और इन एरोज़ को हम डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, a3 से b2 और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ एरो लगाएंगे और फिर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एरो और फिर यहाँ से ये एरो लगाएंगे और इसी तरह से फिर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे और एक यहाँ डॉटेड एरो लगा दिया और एक यहाँ डॉटेड एरो लगा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे
कि इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो हमने A1 से स्टार्ट किए हैं एरोस, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर में हमें एरोस नज़र आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा A1 B2 C3, A1 B2 C3, दरमियान में स्टूडेंट्स हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे B1 और यहाँ पे मौजूद जो एरोज़ हैं और इन एरोज़ के साथ जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हैं B1 C2 A3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा प्लस B1 C2 A3। फिर स्टूडेंट्स हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो C1 A2 और B3 बन रहा है, तो इन तीनों एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा C1 A2 B3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस एरोज थे वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया और उनके दरमियान प्लस का साइन आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो डॉटेड में एरोज हैं, अगर इनको देखें तो अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो जो यहाँ से डॉटेड एरोज में मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबके साथ स्टूडेंट्स हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा A3, सबसे पहला एलिमेंट A3 B2 C1, फिर माइनस और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास बनेगा B3 C2 A1, B3 C2 A1 और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा बनेगा माइनस, लास्ट पे स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे C3 A2 और B1 को। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो एक दूसरा मेथड है। इस मेथड के थ्रू भी हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ये है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ 3x3 मैट्रिसेस के लिए ही हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इससे नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें, यानी अगर हम 4x4 या 5x5 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की बात करें, तो वो ये मेथड उन मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये मेथड सिर्फ हमारे पास 3x3 जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 0 3 1 4 1 5 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हमने लिखा है। इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स हम दोनों मेथड्स के साथ, यानी हमने पहला जो मेथड पढ़ा है कि इस मेथड के साथ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर इस मेथड के साथ हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये हमारे पास इसका सेम आंसर आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट मेथड को देखें तो फर्स्ट मेथड अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ स्टूडेंट्स जो शॉर्टकट है या जो चीज़ याद रखने वाली है कि डिटर्मिनेंट जब भी हमारे पास 3x3 का आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस रो से या उस कॉलम से उसको एक्सपैंड करें जिसमें हमें ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं या जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, रो 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट 0 है, तो इसको हम रो 1 से सॉल्व करते हैं ताकि हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम अगर इसी शॉर्ट फॉर्म को देखें कि अगर हम इन साइंस को फॉलो करें प्लस माइनस प्लस को, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा और इस डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, हम फर्स्ट रो और स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो माइनर है, चूँकि इसके साथ माइनर है M11 और M11 का मतलब है कि हमने पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करके जो एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो हमारे पास आएगा 1 4 और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 5 2, तो प्लस और उसके बाद -2, इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 2 जिस पोजीशन पे है, 2 हमारा जो है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इनको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 3 4 और इसी तरह से बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे बचेंगे 1 2।
और नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट टर्म हमारी ज़ीरो आएगी और ज़ीरो के साथ स्टूडेंट्स जो भी डिटर्मिनेंट होगा जब वो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ज़ीरो आंसर देगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसको स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा 2, माइनस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 20, माइनस 2, 3 2 टाइम्स 6 माइनस 4, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 1 इंटू माइनस 18 माइनस 2 इंटू, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इनको माइनस करेंगे 2, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा माइनस 18 और माइनस 4, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 18 माइनस 4 हमारे पास जो है वो माइनस 22 के इक्वल आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो ये प्रोसीजर पढ़ा है इसके ज़रिए से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट अगर हम इस मेथड को फॉलो करें, इस मेथड के थ्रू डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो A1 B1 और C1 है, A1 बेसिकली जो फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद नंबर है, B1 सेकंड पोजीशन पे और C1 जो है वो थर्ड पोजीशन पे। अगर इन एलिमेंट्स को देखें, अगर हम इस पोजीशन के साथ लिखते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे 1 2 0, पहले तीनों एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर पहले दो एलिमेंट्स को हम लिखेंगे 1 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रो पे चलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3 1 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 पहले दो एलिमेंट्स, और फिर हम थर्ड रो पे चलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1 5 2 और यहाँ पे हम 1 5 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एरोज़ अगर लगाते हैं तो ये हमारे पास एरोज़ कुछ इस तरह से बनेंगे और इस तरफ से हम डॉटेड एरोज़ को लगाते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेंगे कुछ इस फॉर्म में। अब इनको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे मौजूद जो नंबर है, यहाँ एरोज़ में जो नंबर्स मौजूद हैं, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1 आएगा और 1 इंटू 2 ये हमारे पास बनेगा 2 2। फिर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 टाइम्स 8 और 8 1 टाइम्स ये हमारे पास आएगा 8। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू को स्टूडेंट्स 0 को यहाँ पे चूँकि हमारे पास 0 है, 0 को इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो डॉटेड एरोज़ हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट हमारे पास जो है वो चूँकि लास्ट पे 0 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इस 1 को 0 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0, यहाँ पे हम लगाएंगे -0। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करें तो 5 4 टाइम्स 20 और 21 टाइम्स 20 -20, और इसके बाद हम लास्ट स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3 2 टाइम्स 6 और 6 2 टाइम्स 12 -12। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 + 8 10 और -20 और -12 हमारे पास बनेगा -32। और स्टूडेंट्स -32 और +10 को स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -22। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे आंसर को देखें और अगर इस आंसर को देखें तो ये हमारे पास दोनों जो है वो सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड में से आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे और जो शॉर्ट मेथड लगे आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम डिटर्मिनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए जो है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं या हम उसका ट्रांसपोज ले के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास उस डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स आप एमसीक्यू के लिए भी याद रखिएगा कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट लें या उसका ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास जो है वो सेम आंसर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर 2 पे प्रॉपर्टी है, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी है कि स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर याद रखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिटर्मिनेंट की हैं, मैट्रिसेस की नहीं, तो इनको आप मैट्रिसेस के साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के अंदर हम कोई सी दो रोज़ और दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी अगर हम रोज़ हैं तो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसी तरह से अगर कॉलम्स हैं तो हम कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन इंटरचेंज करने पे जो हमारा रिजल्टिंग जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसको स्टूडेंट्स हम पहले लिखते हैं कि वी कैन इंटरचेंज any two रोज या स्टूडेंट्स कॉलम्स को भी कर सकते हैं इंटरचेंज आपस में। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स, देन द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट will be negative। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने की तो हम इंटरचेंज करने के बाद जो है वो डिटर्मिनेंट के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम एक दफ़ा इंटरचेंज करते हैं कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स को तो हम एक दफ़ा माइनस का साइन लगाएंगे। अगर हम दो दफ़ा इंटरचेंज करते हैं कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स को आपस में तो हम स्टूडेंट्स दो दफ़ा माइनस का साइन लगाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हम जितनी दफ़ा इंटरचेंज करेंगे रोज़ या कॉलम्स को तो हम उतनी दफ़ा ही माइनस का साइन उसके साथ है, उसके डिटर्मिनेंट के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक एग्जांपल में देखें, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 4 -5 6 2 1 3 1 8, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। और इसमें स्टूडेंट्स अगर हमें ज़रूरत पड़ती है रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करने की तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरचेंज का सिंबल है कि अगर हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम रो 2 की जगह पे रो 3 लिखेंगे और रो 3 की जगह पे रो 2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इंटरचेंज तो कर देंगे रो 2 को रो 3 के साथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज़ आएगी 1 4 -5। अब स्टूडेंट्स हम रो 2 की जगह पे रो 3 लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 1 8। और इसी तरह से स्टूडेंट्स लास्ट पे स्टूडेंट्स हम रो 3 की जगह पे रो 2 लिखेंगे 6 2 1। अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि इसके साथ फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर हम दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने पे यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। आप स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई कीजिएगा, आप इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करें और जिसमें हमने रोज़ को इंटरचेंज किया है इनमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन पे किसी किस्म का, इनके आंसर पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम्स अगर ज़ीरोज़ हैं तो स्टूडेंट्स उसका जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है यानी उसका जो फाइनल आंसर आएगा उस डिटर्मिनेंट का वो ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप याद रखिएगा, इफ़ a row
और कॉलम, तो कंप्लीट स्टूडेंट्स हम रो या एक कंप्लीट कॉलम की बात कर रहे हैं। इफ अ रो और कॉलम इन अ मैट्रिक्स is 0, then the resulting determinant will be 0। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, हमने जो थर्ड पे प्रॉपर्टी लिखी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिटर्मिनेंट की है कि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम अगर ज़ीरोज़ का है तो स्टूडेंट्स अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको ज़ीरो मिलेगा। तो इसकी पहचान रखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी की। अगर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में ईकैट के एमसीक्यूज़ में अगर कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाता है और उसका अगर कोई एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम अगर ज़ीरोज़ का होता है तो आपको स्टूडेंट्स उसको एक्सपैंड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से उसका जो है वो ज़ीरो आंसर लगाएंगे। क्योंकि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में पूरी रो या एक पूरा कॉलम ज़ीरो होगा तो उसका जो आंसर है डिटर्मिनेंट का वो ज़ीरो होगा। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें, अगर स्टूडेंट्स हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 3 0 0 0 4 5 2, ये स्टूडेंट्स हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इन क्वेश्चंस को जब हम ईकैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम जो शॉर्ट कट होगा या जो शॉर्ट मेथड होगा या वो तरीक़ाकार हम अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो जिस टेक्निक से हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो रहा हो। अब अगर स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की बात करें, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो सेकंड रो है, सेकंड रो हमारे पास जो है वो उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो हम इसको फर्स्ट रो से सॉल्व करने के बजाय या किसी और कॉलम या रो से सॉल्व करने के बजाय स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको हम रो 2 से एक्सपैंड करते हैं। अब रो 2 से जब एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट्स, और हमें साइंस का भी पता है स्टूडेंट्स, अगर हम रो 1 से अगर हम चलें तो हमारे पास जो साइन आते हैं वो प्लस माइनस प्लस आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम रो 2 से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास साइन क्या आएंगे। अगर हम इस जगह पे मौजूद जो एलिमेंट है इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन स्टूडेंट्स हमारे पास है A2 1। तो अगर 2 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ज़ीरो के साथ हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं वो हमारे पास ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो उसके साथ डिटर्मिनेंट, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस ज़ीरो इसके साथ डिटर्मिनेंट और फिर माइनस ज़ीरो इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा। और ये ज़ीरोज़ जो हैं अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो, ये पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को क्या बनाएंगे, ज़ीरो बनाएंगे। तो बताने का मकसद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि जब भी हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक पूरी रो या कोई एक पूरा कॉलम अगर ज़ीरोज़ का होगा तो स्टूडेंट्स हम उसका जो आंसर है वो डायरेक्ट जो है वो ज़ीरो लिख देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हमने एक्सपैंड करके देखा कि एक्सपैंड करके भी हमारे पास इसका जो आंसर है वो ज़ीरो ही आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल आ जाते हैं यानी सेम अगर आ जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इफ़ एनी टू रोज़, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं इफ़ एनी टू रोज़, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कॉलम्स का भी बता देते हैं कि कॉलम्स या रोज़, कोई सी दो कॉलम्स या रोज़, इफ़ एनी टू रोज़ और कॉलम्स in a matrix are identical, और आइडेंटिकल के लिए स्टूडेंट्स हम सेम का वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एनी टू रोज़ या इफ़ एनी टू कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द
then the resulting determinant will be 0। तो स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स अगर आइडेंटिकल आ जाती हैं, अगर सेम आ जाती हैं, तो उसका भी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा। तो इस शॉर्टकट को भी, इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखिएगा। अगर हमें ईकैट में कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें अगर फ़ौरन से स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को अगर पहचान लेते हैं, रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि इसमें दो रोज़ या कॉलम्स सेम हैं, तो फिर आप उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसका जो आंसर है वो 0 लिखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स अगर हम वेरीफाई करें, तो यहाँ पे अगर हम पहली रो लेते हैं 3 2 1, सेकेंड रो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 2 1 है, और यहाँ पे हमारे पास है 4 5 6। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है। अगर इसमें हम देखें तो शुरू में हमारे पास जो पहली दो रोज़ हैं, पहली दो रोज़ हमारे पास आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम रो 1 से एक्सपैंड करके वेरीफाई भी करते हैं। इसको अगर हम वेरीफाई करें रो 1 से, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, और इसके साथ हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसमें हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे पास बाकी के एलिमेंट्स आएंगे 2 1 5 6। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास -2, और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे, उसके लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3 4 1 6। नेक्स्ट हमारे पास आएगा +1, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी, हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे 3 2 4 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं 3, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 × 6 12, -5 × 1 5, -2, 3 × 6 18, -4 × 1 4, प्लस 3 × 5 15, -4 × 2 8। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 12 - 5 7, -2, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 18 में से हम 4 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 14, प्लस 15 में से 8 माइनस करेंगे 7। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3 × 7 21, माइनस ये हमारे पास बनेगा 2 × 14 28, प्लस 7। अब स्टूडेंट्स अगर हम 21 और 7 को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 28 - 28, और ये हमारे पास आएगा 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई भी कर लिया है। तो अब स्टूडेंट्स आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि अगर आपके सामने कभी भी दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल आएंगी किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, तो आप उसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो डायरेक्ट जो है वो 0 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास है if A is of an order n, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका स्टूडेंट्स ऑर्डर जो है वो n है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स n से मुराद है, चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास वो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास उसका ऑर्डर होगा, उसको हम जनरली लिखेंगे 2। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, तो उसका जो ऑर्डर है उसको हम लिखेंगे 3। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के हमारे पास कोई नंबर है और n हमारे पास जो है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इससे रिलेटेड एक जो MCQ है, MCQ हमारे पास कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 4 है, और इसी तरह से हमारे पास उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज़, और उसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स हमारे पास वो 2 है। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 3 × A की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3 × A है,
इसको अगर हम देखें तो चूँकि हमारे पास ये 3 यहाँ पे k को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ऑर्डर 2 है, तो हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे चूँकि हमारे पास k रेज़ टू द पावर n आएगा और n ऑर्डर है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 2 है और k हमारे पास 3 है, और साथ में हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। और a का स्टूडेंट्स अगर हम डिटर्मिनेंट देखें तो वो हमारे पास गिवन है 4, तो ये हमारे पास बनेगा 9 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 36। तो ये स्टूडेंट्स हमें कुछ इस तरह से MCQ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 6 प्रॉपर्टी की बात करें, नंबर 6 पे देखें तो नंबर 6 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास कोई एक कॉलम है जिसमें हमारे पास जो है वो कॉलम जो है वो सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये किस तरह से है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है a प्लस बी प्लस, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है c प्लस डी e प्लस f, और बाकी के एलिमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है g h i j k l। स्टूडेंट्स ये अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम हमें नज़र आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट सम की फॉर्म में है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यूज आएंगी, हमारे पास जो पहली यहाँ पे पहला कॉलम है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को लिखेंगे A C E, और बाकी के दोनों कॉलम्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे G I K, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास H J और L। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट है, सेकेंड डिटर्मिनेंट में यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमें दूसरे नंबर पे प्लस में जो हमारे सामने दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, पहले उनको लिखेंगे B D F, और यहाँ पे स्टूडेंट्स G H I J और K L। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था कि अगर हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है उसको हम सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं, और इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें या इस तरह से सम की फॉर्म में सॉल्व करें तो हमारे पास इसका जो है वो सेम आंसर ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे स्टूडेंट्स हम डायगोनल मैट्रिसेस की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को हम ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में हम अच्छी डिस्कशन कर चुके हैं कि डायगोनल पे अगर हमारे पास कम से कम एक प्रिंसिपल डायगोनल पे कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ज़रूर नॉन ज़ीरो हो और बाकी के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरोज़ हों तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, स्टूडेंट्स अगर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं और उसको अगर हम डिटर्मिनेंट उसका फाइंड आउट करना चाहते हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 1, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट है और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिखा है। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं और बाकी के सारे डायगोनल्स के ऊपर और डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरोज़ हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनको हम ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस या डायगोनल मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। वो इनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, इनका जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स वो होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स डायगोनल में यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट एलिमेंट पे एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास आएगा 2 × 4 × 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 8। तो
इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स अब हम इस प्रॉपर्टी को, इस शॉर्टकट को याद रखेंगे। अगर हमारे पास कोई एमसीक्यू आता है जिसमें हमारे पास हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, अगर आप पहचान लेते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसको एक्सपैंड करने के बजाय स्टूडेंट्स आप फ़ौरन से क्या करेंगे कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही जो है वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, तो उस डिटर्मिनेंट के अंदर हम कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स के नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट any two rows or columns। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम कोई से भी दो रोज़ या कॉलम्स के जो नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स हैं, एक तो रोज़ या कॉलम्स को भी आपस में स्टूडेंट्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनके नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स को भी स्टूडेंट्स हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 2 1 3 4 1 5 6 2 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं R1 + 2 टाइम्स R2, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमने रो वन हमारी, और स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जो हमारे पास जो भी चीज़ पहले नंबर पे लिखी है चेंज उसी में आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने R2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको R1 में ऐड करना है, तो चेंज हमारा जो आएगा वो R1 में आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो रो 1 अगर हम देखें तो रो 1 हमारे पास है 2 1 3। इसी तरह से रो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 8 2 1 टाइम्स 2, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 5 2 टाइम्स 10, और इसको स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10 3 और 13। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट फिर हम लिखेंगे, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। चूँकि रो 1 में चेंज आया है, हम रो 1 की जगह ये वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 10 3 और 13। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 4 1, बाकी की जो रोज़ हैं वो हम उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम कोई से दो नॉन ज़ीरो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो से हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और ट्रांसपोज की हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक मैट्रिक्स लें और उसमें स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं A B C D और E F, तो इसका स्टूडेंट्स हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज बेसिकली क्या है? ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स हम करते हैं क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनको हम चेंज कर देते हैं कॉलम्स में, यानी जो रोज़ हैं उनको हम बना देते हैं कॉलम्स। तो चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स इज़ नॉन एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो ये हमारे पास रो 1 है, रो 1 को स्टूडेंट्स हम कॉलम नंबर 1 बना देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा ए बी। इसी तरह से रो 2 को हम कॉलम नंबर 2 बनाएंगे, और रो 3 को स्टूडेंट्स हम कॉलम नंबर 3 बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स हमारे पास से जो ट्रांसपोज है उसके लिए हम जो भी मैट्रिक्स हमें दी गई है वो लिखेंगे और ऊपर टी का सिंबल लगाएंगे, टी का निशान लगाएंगे। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स कुछ जगहों पे हमारे पास से जो ए डैश है ट्रांसपोज के लिए ए डैश भी लिखा हुआ होगा,
इस बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज के लिए ये नोटेशन भी यूज़ की जा सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं a प्लस बी और उनका अगर हम ट्रांसपोज लें तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यानी दो मैट्रिसेस को आप ऐड करके ट्रांसपोज लें या दोनों का सेपरेटली ट्रांसपोज लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको सेम आंसर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज लेते हैं, यानी दो मैट्रिसेस हैं, आपने उनको माइनस किया, a माइनस बी किया और फिर आपने उसका ट्रांसपोज लिया, तो ये स्टूडेंट्स a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स दो मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज लें या माइनस करके ट्रांसपोज लें तो वो स्टूडेंट्स इक्वल होगा उनके सेपरेट ट्रांसपोज के सम या उनके डिफरेंस के इक्वल। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है k इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू k इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं या पहले आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं फिर k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो इसमें सेम आंसर ही मिलेगा। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को का प्रोडक्ट लेते हैं और उनका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अगर हम दो मैट्रिसेस को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो इसका स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज़ है वो कुछ इस सेंस में आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, ए बी सी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट पे मैट्रिक्स है, लास्ट पे जो मैट्रिक्स है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस, जितनी मर्जी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन हो, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो स्टूडेंट्स जो सबसे लास्ट पे मैट्रिक्स लिखी होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और इसी तरह से बैकवर्ड ऑर्डर में चलते हुए जो है वो हम मैट्रिसेस को लिखेंगे। नंबर 5 पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, नंबर 5 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, नंबर 5 पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद स्टूडेंट्स अगर हम उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हम फिर से उसका ट्रांसपोज लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ट्रांसपोज की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। इन प्रॉपर्टीज़ को भी स्टूडेंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड की और डिटर्मिनेंट के बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनसे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और स्टूडेंट्स अब हमने ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से स्टूडेंट्स रिवाइज़ कीजिएगा ताकि इनसे इन बातों से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई MCQ आता है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि हमने किस तरह से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है 2x2 मैट्रिक्स का या 3x3 मैट्रिक्स का, और स्टूडेंट्स आज हमने एक और नया मेथड सीखा कि हम 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है वो एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स हमारे पास हमने दो इसमें इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस किया जिन केसेस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 आता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स लास्ट में हमने ट्रांसपोज के बारे में सीखा कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, वी विल आंसर यू। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।